Hello dear students, welcome back to BioStuff. Today in this lecture, we are going to start a new topic. One of the most important topic और एक ऐसा टॉपिक जिससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं. इस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. 2 लेक्चर्स लगेंगे और फर्स्ट लेक्चर के अंदर यानी इस लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आखिरकार किसके बने होते हैं. क्योंकि जब हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं. पॉली न्यूक्लियोटाइड्स को ही हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं. और इन न्यूक्लियोटाइड्स को समझना बहुत जरूरी होता है फिर, क्योंकि एक बार आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आया, क्योंकि फिर न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स ही तो होते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स इन दिस लेक्चर. आपके सामने जो स्लाइड है यहां पे आपको पता चल चुका होगा कि ये हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज द न्यूक्लिक एसिड. ये है न्यूक्लिक एसिड्स. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से. ठीक है जी. न्यूक्लिक एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, या स्पेशली हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड्स, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था फ्राइडिच मिशर ने. फ्राइडिच मिशर, you can see it was discovered by Friedrich Mischer. कहां डिस्कवर किया था? In the nuclei of pus cells. Pus cells you might be knowing. This is the pus cell. This is the pus cell. Pus cell कहां आपको देखने को मिलती है और pus cell होती क्या है? आपने सुना होगा इन्फ्लेमेशन का नाम. Whenever there is severe infection inside your body, या कभी कभार कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस साइट पे इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेटरी साइट पे डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स को रिक्रूट किया जाता है. और वहां पे जैसे न्यूट्रोफिल्स जो कि फैगोस्टिक सेल है इम्यून सिस्टम की, जैसे मैक्रोफाज वो भी फैगोस्टिक सेल है, जैसे डेंड्रिटिक सेल वो भी थोड़ा बहुत फैगोसिटोसिस दिखाता है, लेकिन मेनली न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफाज वो फैगोस्टिक सेल्स होते हैं. और वो उस इन्फ्लेमेटरी साइट पे आके उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं जिस बैक्टीरिया ने इन्फ्लेमेशन कॉज किया होता है. और वही सेल्स फिर जो आसपास की सेल्स होती है, या जो यही सेल्स जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफाज होते हैं, जब ये अपने गिवन फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रोफिल मान लो कि 10 बैक्टीरिया को इनगल्फ कर सकता है, जब ये इस लिमिट को क्रॉस करेगा, यानी जब ये इस लिमिट तक पहुंच जाएगा कि ये अपने 10 बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, तो यही सेल पस सेल बनेगी और इसके सराउंडिंग सेल्स भी पस सेल्स बनती है. ठीक है जी. तो उन्हीं पस सेल्स के अंदर जो कि इन्फ्लेमेटरी साइट पे देखी जाती है, इन्हीं पस सेल्स से सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया गया था बाय फ्रेडरिच मिशर. इसका नाम था. सो ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड्स in the nucleus of pus cells. Now, what are nucleic acids? As you can see, nucleic acids are the polymers of nucleotides. Polymers of nucleotides, जिनको हम बोलते हैं फिर polynucleotides. Nucleic acids बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. अब क्वेश्चन यह है कि न्यूक्लियोटाइड्स खुद किसके बने होते हैं, यही आज हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है. तो न्यूक्लियोटाइड्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट्स के बने होते हैं. आई होप इतना सा आपको मालूम जरूर होगा कि एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोस शुगर होता है और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है. नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड द फॉस्फोरिक एसिड, these 3 components make the nucleic acids. They make the nucleotides which in turn make the nucleic acids. So nucleotides 3 components के बने होते हैं. एक बेस होगा नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर होगा जो कि पेंटोस शुगर होगा, और एक फॉस्फोरिक एसिड होगा. आप यहां देख सकते हो कि फॉस्फेट के ऊपर मैंने दिखाया है -2 का नेगेटिव चार्ज. लेट मी शो यू. यहां पे आप देख सकते हो कि फॉस्फेट के ऊपर मैंने -2 का नेगेटिव चार्ज दिखाया है. तो कभी कभार आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमें बताएं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इन पे नेट चार्ज क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड्स का चार्ज क्या रहता है, क्या न्यूट्रल होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है.
you have to remember that the nucleic acids have net negative charge. The reason being only the phosphoric acid. क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स तो तीन ही चीजों का बना होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट. फॉस्फेट के ऊपर आपको -2 का चार्ज नजर आ रहा है. इट मींस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर -2 का नेगेटिव चार्ज होगा. चूंकि न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर -2 का नेट नेगेटिव चार्ज रहता है. तभी जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स, उनके साथ एफिनिटी रखता है हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि उन हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स के साथ बड़ी एफिनिटी रखते हैं और बाउंड सही ढंग से कर पाते हैं, बाइंड सही ढंग से कर पाते हैं, अटैच हो जाते हैं विद स्ट्रॉन्ग एफिनिटी. ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन न्यूक्लिक एसिड्स having the negative charge and those proteins are having the positive charge. That's why we make those histone proteins which are attached with the nucleic acids. ठीक है जी. तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड. सबसे पहले हम लेंगे अब नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज. हेटेरोसाइक्लिक होता है, हेटेरोसाइक्लिक, प्लेनर होता है और एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है. एरोमेटिसिटी आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर. केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा साइक्लिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर कंसेक्यूटिव, लाइक पहले सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, यानी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है जी. तो नाइट्रोजनस बेस के प्रॉपर्टीज ये हैं कि हेटेरोसाइक्लिक होता है, प्लेनर होता है और एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है. तो नाइट्रोजनस बेस के अंदर हम पढ़ते हैं दो तरह के बेसिस, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. सबसे पहले हम लेंगे प्यूरिन्स को. देखो जी, प्यूरिन के अंदर बहुत सारी प्यूरिन्स होते हैं, लेकिन हम जनरली पढ़ते हैं दो ही को, एडेनिन को और गवानिन को. वरना जेंथिन भी एक प्यूरिन होता है, जेंथिन भी एक प्यूरिन होता है, लेकिन पढ़ते हैं हम एडेनिन और गवानिन को. देखते हैं एडेनिन का स्ट्रक्चर और हम समझते हैं गवानिन का स्ट्रक्चर. देखो जी, एडेनिन के अंदर सबसे पहले आपको दो रिंग्स नजर आ रही है. आई विल टेक द ब्लैक पेन. एडेनिन के अंदर आपको दो रिंग्स नजर आ रही है. ठीक है जी. एक ये रिंग है, दिस इज 6 मेंबर रिंग. membered ring, 6-membered ring, and this ring is called as diazine ring. diazine ring. एडेनिन के अंदर दो रिंग्स हैं, एक रिंग 6 मेंबर्ड है, इस 6 मेंबर्ड रिंग को हम कहते हैं डायजीन रिंग, और दूसरी रिंग यहां से है, यह है सेकंड रिंग. This is the 5-membered ring. You can see this is the 5 ring. It's called as imidazole ring. Imidazole ring. इसका मतलब है दो तरह के रिंग्स हैं, एक है डायजीन रिंग, एक है इमिडाजोल रिंग. इमिडाजोल रिंग 5-membered रिंग है एंड डायजीन रिंग 6-membered रिंग है. अब डायजीन रिंग जो है, जो कि 6-membered है, जब हम एडेनिन के अंदर जितने भी कार्बन या नाइट्रोजनस हैं उनकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें यह याद रखना है, जब हम डायजीन रिंग की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें स्टार्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख देता हूं नंबरिंग done in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. कैसे? Let me show you. Okay. स्टार्ट हम करते हैं नाइट्रोजन से. यहां से देखो आप, ये है position 1, this is position 2, position 3, this is position 4,
दिस इज पोजिशन 5, दिस इज पोजिशन 6. ठीक है, लेट मी रीड्रॉ पोजिशन 6. ओके, सो डायजीन रिंग के अंदर, जो कि 6 मेंबर्ड रिंग है एडेनिन के अंदर, इसमें हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. क्यों एंटी क्लॉकवाइज? यू कैन सी दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, उसके बाद जब नंबरिंग आपने खत्म की इन द डायजीन रिंग, उसके बाद यू हैव टू शिफ्ट ओवर इमिडाजोल रिंग. इमिडाजोल रिंग के अंदर आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कैसे? 6 यहां तक आया है, देखो यहां तक 6 तो आ चुका है. उसके बाद 7, देखो इमिडाजोल रिंग के अंदर क्लॉकवाइज आ रहा है 7. दिस इज 8th पोजिशन, दिस इज 9th पोजिशन. और यहां पे अगर आप देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमने नंबरिंग की. तो यू हैव टू रिमेंबर, एडेनिन के अंदर 2 रिंग्स होती है, डायजीन रिंग जिसके अंदर हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं, और इमिडाजोल रिंग जिसके अंदर हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं. ठीक है जी, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि डायजीन इमिडाजोल रिंग के अंदर नंबरिंग इज डन क्लॉकवाइज नंबरिंग डन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडेनिन के अंदर जो कि प्यूरिन है, मैं बोलूं कि प्यूरिन इसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है ये 4 पोजीशंस पे होता है. क्योंकि जब भी आपको प्यूरिन का स्ट्रक्चर ड्रा करना हो, आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि किस किस पोजीशन पे नाइट्रोजन है. क्योंकि यही पे हमें गलती होती है कि हम कभी कभार नाइट्रोजन को डिफरेंट पोजीशन पे दिखाते हैं, जबकि नाइट्रोजन उधर होता नहीं है. तो फिक्स रखिए दिमाग के अंदर कि आज के बाद आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन, जस्ट मेमोराइज इट, प्यूरिन के अंदर पोजीशन नंबर 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, इन पोजीशंस के ऊपर हमेशा नाइट्रोजन रहेगा प्यूरिन के अंदर. सो आई विल राइट डाउन दिस. नाइट्रोजन, ये मैं इमिडाजोल रिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एज ए होल मैं प्यूरिन की बात कर रहा हूं, एडेनिन की बात कर रहा हूं. मैंने अब इमिडाजोल रिंग के नीचे लिखा, ऐसा नहीं समझना कि इमिडाजोल रिंग की बात कर रहा हूं, मैं एडेनिन की बात कर रहा हूं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट एट पोजीशन 1, 3, 7, 9. This is important. 1, 3, 7, 9 के अंदर इन पोजीशंस पे नाइट्रोजन होता है. देख सकते हो आप. अगर मैं पोजीशन नंबर 1 की बात करूं, ये है पोजीशन नंबर 1. अगर इसकी बात करो आप, यहां पे पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, इस पोजीशन पे नाइट्रोजन है, क्योंकि ये तीसरा पोजीशन है. इस पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ये 7th पोजीशन है, और इस पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ये 9th पोजीशन है. इसी की मैं बात कर रहा हूं कि नाइट्रोजन जो होता है प्यूरिन इसके अंदर पोजीशन नंबर 1, 3, 7, 9 इनके ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो एडेनिन की हम बात कर रहे थे. एडेनिन का हम नाम दे सकते हैं कैसे? आप देख सकते हो एडेनिन है क्या? प्यूरिन. ठीक है जी, यहां तक हमें पता है. आप देख सकते हो कि 6th पोजीशन पे हम, तो कार्बन या 6th पोजीशन पे, लेकिन प्रॉपर तरीका ये बोलना होता है कि 6th पोजीशन पे, क्योंकि कुछ पोजीशन पे नाइट्रोजन भी होता है. तो 6th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? NH2. ये देखो आप, आई विल टेक द रेड पेन. ये है 6th पोजीशन पे प्रेजेंट है एमाइनो ग्रुप, है कि नहीं? NH2 कौन सा ग्रुप होता है? एमाइनो ग्रुप. तो 6th पोजीशन पे अगर एमाइनो ग्रुप है, वहां से एडेनिन है क्या? प्यूरिन. तो हम ये कहेंगे कि 6th अमाइनो प्यूरिन इज कॉल्ड एडेनिन. सो एडेनिन का नाम क्या है? 6th अमाइनो प्यूरिन. 6th अमाइनो प्यूरिन, इसी का नाम है अमाइनो प्यूरिन, इसी का नाम है एडेनिन. ठीक है जी. सो व्हाट इज एडेनिन स्ट्रक्चरली? इसके अंदर 2 रिंग्स होती है, 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग. एक 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम नंबरिंग करते हैं,
जिसको हम डायजीन रिंग कहते हैं, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग जिसको हम इमेडाजोल रिंग कहते हैं, उसके अंदर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग करते हैं। 6th पोजीशन डायजीन रिंग के ऊपर अमाइनो ग्रुप होता है, तभी हम एडेनिन का नाम देते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन। तो ये एडेनिन एक प्यूरिन है, 6 अमाइनो प्यूरिन है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ग्वानिन। देखो जी, अगर हम ग्वानिन की बात करें, यहां पे भी जो है क्राइटेरिया सेम है, यानी नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे होगा, पोजीशन नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर 3 पे, पोजीशन नंबर 7 पे, पोजीशन नंबर 9 पे। आप देख सकते हो यहां पे है, वी टेक द रेड वन, ये है 1 पोजीशन, 2, 3, ये है 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8 एंड 9। अब देख सकते हो कि इसके अंदर भी ये 6 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज डायजीन रिंग, और ये है 5 मेंबर्ड रिंग, दिस इज इमेडाजोल रिंग, दिस इज इमेडाजोल रिंग। ठीक है जी। और यहां पे भी पोजीशन नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर 3 पे, पोजीशन नंबर 7 पे, पोजीशन नंबर 9 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यू कैन सी पोजीशन नंबर 1, 3, 7 एंड 9। ओके, फर्क क्या है अब एडेनिन और ग्वानिन के अंदर? एडेनिन के अंदर आपने देखा कि 6th पोजीशन यानी डायजीन रिंग के 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तभी हमने उसको कहा कि 6 अमाइनो प्यूरिन, दैट्स कॉल्ड एज एडेनिन। ग्वानिन के अंदर देखो दूसरे पोजीशन पे जो सेकंड पोजीशन है, दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन। सी, सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है और 6th पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, जिसको हम ऑक्सो ग्रुप कहते हैं। द सेकंड पोजीशन कंटेन्स द अमाइनो ग्रुप एंड द 6th पोजीशन कंटेन्स द कीटो यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सो ग्रुप। सो व्हाट कुड बी इट्स पॉसिबल नेम? सी, 2 अमाइनो, वी कैन राइट डाउन 2 अमाइनो, दूसरे पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, फिर क्या है 6 ऑक्सो purine. So what is guanine? Guanine is 2 amino 6 oxo purine. You have to remember the name as well. 2 amino 6 oxo purine. ठीक है, ये guanine का स्ट्रक्चर है। तो प्यूरिन के अंदर हमने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े, एडेनिन और guanine। ठीक है जी। हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। प्यूरिन के अंदर 2 रिंग्स पाए जाते हैं, एक डायजीन रिंग, एक इमेडाजोल रिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पिरिमिडिन्स। दिस इज द पिरिमिडिन। ठीक है, अब प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन है, पिरिमिडिन के अंदर हमें 3 नाइट्रोजनस बेस पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है यूरासिल, वी हैव टू स्टडी द थायमीन एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। ठीक है जी। सबसे पहले हम लेंगे यूरासिल को, सबसे पहले यूरासिल को। अब देख सकते हो, लेट मी यूज द रेड पेन। यूरासिल के अंदर अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं, यानी पिरिमिडिन के अंदर अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इसका मतलब है पिरिमिडिन के अंदर, चाहे पिरिमिडिन के अंदर कितने भी आप नाइट्रोजन बेसिस को पढ़ो, पिरिमिडिन के अंदर हमेशा नंबरिंग क्लॉकवाइज की जाती है, क्योंकि एक ही रिंग होती है। प्यूरिन के अंदर 2 रिंग्स, तभी एक के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे के अंदर क्लॉकवाइज। पिरिमिडिन स्टिल दे कंटेन ओनली द 1 रिंग, सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली नंबरिंग इज पॉसिबल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मैं लिख लेता हूं इधर, नंबरिंग always in clockwise direction, in clockwise direction। ओके, तो नंबरिंग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। आप देख सकते हो ये क्लॉकवाइज है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ सबसे पहले यूरेसिल की बात करते हैं। तो यूरेसिल के अंदर कहां किस किस पोजीशन पे क्या क्या ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यूरेसिल के अंदर, क्योंकि इसका अगर हम नाम देखेंगे, अगर हम नाम पे जाएंगे, तो नाम यूरेसिल का है 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन। 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन। देखते हैं क्यों ऐसा नाम पड़ा।
2,4 डाइऑक्सीपिरिमिडीन। यू कैन सी दूसरे पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? ऑक्सो ग्रुप। ठीक है जी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को ही हम ऑक्सो ग्रुप कहते हैं। सो यहां पे ऑक्सो ग्रुप है, दैट्स वाई 2,4 4 पे भी ऑक्सो ग्रुप है, 4 पोजीशन पे। डाइऑक्सो यानी दूसरे पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, टोटल में 2 ऑक्सो ग्रुप है, तो हम बोलेंगे 2,4 डाइऑक्सो। यूरासिल है क्या? पिरिमिडीन, सो द नेम इज 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन। और यूरासिल के अंदर यू हैव टू रिमेंबर कि ऑक्सीजन, जैसे आपको अगर कभी ड्रा करना हो, अगर आप ये चाहते हो कि हमें, अगर हम कभी भी यानी किसी भी टाइम पे हमें आना चाहिए, वी कुड ड्रॉ, you should be able to draw the structure of the uracil, then you have to remember this point कि हमेशा uracil के अंदर you have to remember a trick that's called as 2,4,0। लेकिन जीरो यहां पे जीरो नहीं है, जीरो का मतलब है इधर है ओ। ठीक है, यानी दूसरे पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट क्या होगा? ओ। 240 यानी सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट होगा ऑक्सो ग्रुप ओ। सो यू कैन रिमेंबर दिस वे 240 at position number 2 and position number 4 there will be present oxygen। ऐसे आप यूरेसिल को ड्रा कर सकते हो। सो दिस इज यूरेसिल 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन। उसके बाद हम थाइमिन की बात करेंगे। ये है थाइमिन। ठीक है, थाइमिन आप देखो क्या लिखा है फॉर्मूला के अंदर, ये में जैसे इसका नाम दिया गया है 5-methyl 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन। 5-methyl 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन, क्योंकि 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन क्या होता है? यूरेसिल। 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन हमने अभी पढ़ा, ये होता है यूरेसिल। और इसके अंदर हमने ऐड क्या किया थाइमिन के अंदर? 5-methyl। हम तो फिर नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि 5-methyl यूरेसिल को हम थाइमिन बोल सकते हैं। और यही सच है कि 5-methyl यूरेसिल यानी यूरेसिल के अंदर फिफ्थ पोजीशन पे जहां पे हाइड्रोजन होता है, अगर आप उधर मिथाइल ग्रुप लगाते हो, वही थाइमिन, वही यूरेसिल थाइमिन बन जाता है। सो व्हाट इज थाइमिन? 5-methyl यूरेसिल। लिख लेता हूं मैं 5-methyl यूरेसिल। 5-methyl यूरेसिल इज कॉल्ड एज थाइमिन। दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर आप वैसे पढ़ो फिर है 5-methyl 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन, क्योंकि 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडीन यूरेसिल होता है, उसी पे आपको 5-methyl जो फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड करना है, तो ये बन गया थाइमिन। सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। नाउ साइटोसिन। साइटोसिन का नाम देखो, साइटोसिन का नाम अगर हम देखें तो क्या है नाम? 2-oxy 4-amino पिरिमिडीन। 2-oxy 4-amino पिरिमिडीन यानी दूसरे पोजीशन पे ओ होना चाहिए, यानी सी ओ ग्रुप होना चाहिए, है भी। ये है सेकंड पोजीशन। क्यों है ये? सॉरी, आई शुड टेक द कलर। ये है सेकंड पोजीशन। क्यों है ये सेकंड पोजीशन? क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं पिरिमिडीन्स की। तो ये है पोजीशन नंबर 1, ये है 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6। तो किस पोजीशन पे है? इसका मतलब है कि दूसरे पोजीशन पे ओ है, तभी हमने लिखा नाम के अंदर 2-oxy। फिर फोर्थ पोजीशन पे देखो एमाइनो ग्रुप 2-oxy 4-amino। दूसरे पोजीशन पे ओ ग्रुप यानी 2-oxy, फोर्थ पोजीशन पे एमाइनो ग्रुप हो गया 2-oxy 4-amino। साइटोसिन है क्या? पिरिमिडीन। सो 2-oxy 4-amino पिरिमिडीन इज कॉल्ड दिस साइटोसिन। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द पिरिमिडीन्स एज वेल, देयर स्ट्रक्चर्स। क्योंकि पिरिमिडीन्स के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, लेकिन जब हम डीएनए पढ़ते हैं या आरएनए पढ़ते हैं तो यही 5 नाइट्रोजनस बेसिस हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम करते हैं, यही इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। कभी कभार फिर मॉडिफिकेशन भी होती है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन मेनली यू विल फाइंड ओनली these 5 nitrogenous bases in the nucleic acids। प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन एंड ग्वानिन और पिरिमिडीन्स के अंदर यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है जी। अगर हम साइटोसिन की डीएमिनेशन करें, फॉर एग्जांपल अगर हम डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन करें, मैं लिख लेता हूं इधर डी एमिनेशन ऑफ साइटोसिन।
यानी इस ग्रुप को अगर हम इसको हटाएं तो यही साइटोसिन बनेगा, यही साइटोसिन बनेगा यूरेसिल, यही साइटोसिन बनेगा यूरेसिल। क्यों? क्योंकि जब आप एमाइनो ग्रुप हटाओगे यहां पे O आएगा, फिर वही हुआ ना 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन, वो तो यूरेसिल होता है। तो कभी कभार न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर साइटोसिन की डीएमिनेशन करा दी जाती है तो वो साइटोसिन कन्वर्ट हो जाता है यूरेसिल के अंदर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, इससे हमें मिलता है यूरेसिल, इससे हमें मिलेगा यूरेसिल। ठीक है, तो यह है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट। नाउ चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स एक तो नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस हमने डिस्कस किए। दूसरा क्या बताया था मैंने, ये पेंटो शुगर्स के बने होते हैं। अब हम इन शुगर्स की थोड़ी बहुत बात करते हैं। शुगर्स देखो जी, ये है 2 टाइप्स ऑफ पेंटो शुगर्स। कौन कौन होता है? एक तो राइबोस, एक होता है डीऑक्सी राइबोस। एक राइबोस, एक डीऑक्सी राइबोस। ओके, सबसे पहले राइबोस। राइबोस प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर, डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। सो राइबोस जो है इट इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीऑक्सी राइबोस इट इज प्रेजेंट इन डीएनए, प्रेजेंट इन डीएनए। ओके, नाउ राइबोस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की पेंटोस, 5 मेंबर्ड रिंग होगा। कौन? राइबोस या डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि दोनों पेंटो शुगर्स हैं। देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। ये है नंबरिंग, ओके। ये है 1 प्राइम, ये है 2 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये है 4 प्राइम, ये है 5 प्राइम। अब आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, वहां पे हम बोल रहे थे 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, यहां पे हमने टर्मिनोलॉजी या नोमेनक्लेचर ये यूज क्यों किया कि 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ऐसा नहीं है कि शुगर्स के अंदर यही होना चाहिए था, ऐसा नहीं रखते, बट टू अवॉइड द कंफ्यूजन विद नाइट्रोजनस बेसिस। क्योंकि एडेनिन के अंदर आपने क्या बोला कि डाइजीन रिंग के अंदर कार्बन नंबर यानी पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 लाइक दैट, और पिरिमिडिन के अंदर भी वही पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5, यहां पे भी वही पोजीशंस हैं। अगर आप यहां पे भी 1 2 3 4 5 ऐसा लिखोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या आप प्यूरिन्स की बात कर रही, नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे हो कि शुगर्स की बात कर रहे हो। तो शुगर्स के अंदर नोमेनक्लेचर ये रखा गया है कि 1 की जगह आपको बोलना है कि 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। जब भी प्राइम नोमेनक्लेचर आएगा तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि शुगर्स की बात की जा रही है। अगर सीधा 1 2 3 4 5 ऐसा नोमेनक्लेचर आपको सुनने को मिलता है, इसका मतलब दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस। जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन अलग सा नोमेनक्लेचर दिया गया है प्राइम वाला, तो कोई खास चीज नहीं है। सो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। आप देख सकते हो कि अगर आप ये एनालाइज करोगे कि 2 प्राइम पे प्रेजेंट क्या है? OH। 3 प्राइम पे भी क्या प्रेजेंट है? OH। आरएनए के अंदर 2 प्राइम पोजीशन पे भी OH होता है, 3 प्राइम पोजीशन पे भी OH होता है। यह आरएनए के अंदर होता है, क्योंकि आरएनए के अंदर कौन सा शुगर होता है, कौन सा पेंटो शुगर होता है? राइबोस। आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज नहीं किया जाता है। DNA is considered and DNA is used as the genetic material in majority of the species। कुछ वायरसेस हैं जहां पे आपको RNA भी एज अ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस DNA को रखा जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। रीजन ये है क्योंकि RNA के अंदर जो पेंटो शुगर होता है वो राइबो शुगर होता है, और राइबो शुगर के अंदर 2 प्राइम कार्बन पे भी OH होता है, 3 प्राइम कार्बन पे भी OH होता है, और राइबोस का 3 प्राइम कार्बन ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा इन द न्यूक्लिक एसिड्स, इन द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी अपकमिंग यानी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ यही पेंटो शुगर का 3 प्राइम वाला जो OH है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा फॉस्फेट के साथ, 5 प्राइम फॉस्फेट के साथ, जो कि अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड का होगा। इसका मतलब है ये तो कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, 3 प्राइम का जो OH है ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा। खतरा किससे है? 2 प्राइम OH से। क्यों? क्योंकि 2 प्राइम OH हमेशा फ्री रहेगा।
although 3' OH that will be involved in the formation of the phosphodiester bond हो गया उसका मसला खत्म। लेकिन 2' OH तो अभी भी फ्री है और हमें पता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। OH अगर at times it can act as a free radical. OH can act as a nucleophile भी, at times it can act as a free radical and we know चाहे nucleophile act करे चाहे free radical act करे ये दूसरे कंपोनेंट्स पे अटैक कर सकता है विदाउट एनी गिवन परमिशन। ऐसे ही अटैक कर सकता है। इसका मतलब है अगर हमने आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल रखा होता तो बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते, क्योंकि आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है उसके 2' पोजीशन पे जो OH है वो फ्री है दैट अटैक्स द नियर बाई मॉलिक्यूल्स। तभी हमारे अंदर न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल रखा जाता है। क्यों? आप देखो, यू कैन सी दिस, 2' पे OH इधर होता नहीं है, इधर 2' पे H होता है। सी 2' पे H और 3' पे OH। देखो जी, 3' पे OH प्रेजेंट है लेकिन 2' पे H प्रेजेंट है। ठीक है जी, इसका मतलब है तभी इसका नाम दिया गया है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस, वाई डीऑक्सीराइबोस? डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है। किस पोजीशन पे? 2' पोजीशन पे। वहां पे नॉर्मली क्या होता है? OH, लेकिन डीएनए के अंदर क्या होगा? ओनली H। 3' पे नॉर्मली वही OH होगा। 3' के OH के अंदर हमने O को रिमूव क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें यह पता है कि 3' का जो OH है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, तो उससे हमें कोई खतरा नहीं है। खतरा हमें होता है 2' OH से। तभी हमने डीएनए के अंदर 2' पे यानी ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, डिटैच किया है हाइड्रोजन से, तो OH नहीं रहा। अब क्या रहा? 2' पे H। तभी अब 2' पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, जो कि एज ए फ्री रेडिकल का काम कर सकता है, जो कि नियर बाय मॉलिक्यूल्स को अटैक कर सकता है। तभी डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए के अंदर होता है वो स्टेबल होता है और उसी को मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई, क्यों आरएनए अनस्टेबल होता है, क्यों डीएनए स्टेबल होता है, क्यों आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेफर नहीं किया जाता एंड क्यों डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेफर किया जाता है। रीजन लाइज इन द पेंटोज शुगर, दैट टू स्पेसिफिकली द 2' पोजिशन is responsible for this stability and instability। 2' पे OH है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल, राइबोस शुगर होगा, आरएनए के अंदर होगा। 2' पे अगर H हुआ, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर होगा, डीएनए के अंदर होगा, स्टेबल होगा। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। अब देखो, इस 2' के बगैर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो सिमिलर हैं राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के अंदर। एक ही जगह फर्क है, 2' पे डीएनए के अंदर 2' पे H और आरएनए के अंदर यानी जिसके अंदर राइबोस होता है वहां पे 2' पे OH, और वो अनस्टेबल होता है क्योंकि दैट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट। नाउ हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा नाइट्रोजनस बेस, और क्या हमने पढ़ा? और हमने पढ़ा शुगर, पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर ये दो मिलके जब एक बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हम इन दो को मिला के जो हमें स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो नाइट्रोजनस बेस, चाहे फिर प्यूरिन, चाहे फिर पिरामिडिन, कुछ भी हो सकता है, और पेंटोज शुगर, चाहे फिर राइबोस, चाहे फिर डीऑक्सीराइबोस। यानी नाइट्रोजनस बेस एक और पेंटोज शुगर एक, ये दो मिलके एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। सो दिस इज न्यूक्लियोसाइड, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है प्लस पेंटोज शुगर, और ये दो कनेक्टेड होते हैं विद हेल्प ऑफ ए बॉन्ड कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं दिखाऊंगा कहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, देखते हैं। अगर हम प्यूरिन की बात करें, अगर प्यूरिन और पेंटोज शुगर जुड़ा, या अगर पिरिमिडिन और
पेंटोस शुगर जुड़ा। देखते हैं कि कहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। आपको यहां इस डायग्राम से समझ में आ चुका होगा, इस डायग्राम से दो रिंग्स है, हेटेरोसाइक्लिक है, एक डाइजीन रिंग, यह है 6 मेंबर्ड रिंग, दिस इज द डाइजीन रिंग, और यह है इमिडाजोल। मुझे अब बताओ, अगर ये दो रिंग्स हैं, ये फिर प्यूरिन होगा कि पिरिमिडिन? प्यूरिन होगा। ठीक है जी। अगर प्यूरिन होता है और उसके साथ आप देख सकते हो, अगर मैं इधर इस तरह ड्रॉ करूं, ये OH है, ये भी OH है, ये OH है, ये भी OH है। नीचे जो शुगर है, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो, क्या ये राइबोस है कि डीऑक्सीराइबोस? 2 प्राइम पे भी OH, 3 प्राइम पे भी OH, ये राइबोस है। ऐसा नहीं है कि बस आपको आप राइबोस में ही ये स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, 2 प्राइम OH के बदले आप H भी दिखा सकते हो इसी शुगर के अंदर, कोई बात नहीं। हमें ये बात करनी है इधर कि किस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस जगह बनता है। वरना आप 2 प्राइम पे, यहां पे मैं फिर से बता देता हूं कि H भी लिख सकते हो, दैट विल बी एक्टिंग एज अ डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो ये डीएनए का भी पार्ट हो सकता है, आरएनए का भी पार्ट हो सकता है। तो मैंने यहां पे आरएनए का पार्ट दिखाया, क्योंकि मैंने 2 प्राइम पे भी 3 प्राइम पे भी OH दिखाया। ठीक है जी। अब देखो, पेंटोस शुगर का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है? आई विल यूज द हाईलाइटर। पेंटोस शुगर का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है? कार्बन नंबर 1। और प्यूरिन के अंदर कौन सी पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद कार्बन 1 ऑफ द पेंटोस शुगर? आप देख सकते हो, यह है पोजीशन नंबर 9। पोजीशन नंबर 9 पे क्या होता है? नाइट्रोजन। इसका मतलब है न्यूक्लियोसाइड जब बनता है, यानी नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के दरमियान, वहां पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन दो को कनेक्ट करता है, वो किस किस के दरमियान बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? अगर प्यूरिन हुआ, तब प्यूरिन का पोजीशन नंबर 9, यानी जिसपे नाइट्रोजन होता है, वो इन्वॉल्व होता है, और पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं कार्बन नंबर 1, यानी 1 प्राइम कार्बन, 1 प्राइम कार्बन पेंटोस शुगर का, देख सकते हो इधर, यह है 1 प्राइम कार्बन शुगर का, और यह है N9 पोजीशन ऑफ प्यूरिन। इन दो के दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन चुका है। दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मैं लिख सकता हूं इधर, आई कैन राइट डाउन कार्बन 1 ऑफ sugar and नाइट्रोजन 9 ऑफ प्यूरिन। अगर प्यूरिन हुआ तब नाइट्रोजन 9, फिर बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So glycosidic bond is always formed. If purine is involved, then the N9th position of the purine will be involved, and the carbon number 1 of the sugar will be involved. That will lead to the formation of glycosidic bond. इस glycosidic bond से nitrogenous base जुड़ जाएगा with the pentose sugar, and this will result in the formation of a nucleoside. Nucleoside, ठीक है। What about अगर purine ना हो, pyrimidine हो? यह है ना pyrimidine, यह है pyrimidine, यह पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन, क्योंकि पिरामिड के अंदर मैंने बताया था ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होती है सिर्फ। पोजीशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो अगर आपके पास पिरामिडिन है, वो पेंटोस शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, तो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी? फिर से शुगर का तो वही कार्बन नंबर 1, यानी 1 प्राइम कार्बन, यहां पे भी इन्वॉल्व होगा शुगर का, लेकिन ये देख सकते हैं आप, यहां पे भी 1 प्राइम कार्बन ही इन्वॉल्व हुआ शुगर का, लेकिन पिरामिडिन का कौन सी पोजीशन इन्वॉल्व होती है इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन? इट इज नाइट्रोजन 1, दिस इज नाइट्रोजन 1, और यहां पे हमें मिला क्या? ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर प्यूरिन हुआ, देन ऐसा है कि कार्बन, अगर पिरामिडिन हुआ, सॉरी, कार्बन 1 ऑफ शुगर, चाहे प्यूरिन हो चाहे पिरामिडिन हो, शुगर का कार्बन 1 ही इन्वॉल्व हो जाएगा इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन यहां पे पिरामिडिन है, सो कार्बन 1 ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन 1 ऑफ पिरामिडिन, नाइट्रोजन 1 ऑफ पिरामिडिन।
carbon 1 of sugar and nitrogen 1 of pyrimidine, that will lead to the formation of glycosidic bond and this will be called as nucleoside. तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस होगा, वो जुड़ जाएगा किसके साथ? पेंटोस शुगर के साथ विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अगर शुगर के साथ पिरिमिडिन जुड़ा तब पिरिमिडिन का N9 इन्वॉल्व होगा. अगर शुगर के साथ प्यूरिन जुड़ा तब प्यूरिन का N9 इन्वॉल्व हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में. अगर शुगर के साथ पिरिमिडिन जुड़ा तब पिरिमिडिन का N1 इन्वॉल्व हो जाएगा इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन. और शुगर का दोनों में सेम रहता है, दैट इज कार्बन नंबर 1 प्राइम कार्बन इन्वॉल्व होता है इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. और एक बात विच इज इंपॉर्टेंट, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने बनाया, इट इज सिन. इसकी जो ओरिएंटेशन है इट इज सिन. न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो ओरिएंटेशन है वो एंटी को फेवर किया जाता है. सो मैं लिखता हूं सिन, बट ये जो बॉन्ड मैंने बनाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये सिन ओरिएंटेशन वाला है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर बट एंटी ओरिएंटेशन इज मोर फेवर्ड. एंटी ओरिएंटेशन इज फेवर्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है. मैंने यहां पे सिन दिखाया, लेकिन एंटी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज मोर फेवर्ड इन द न्यूक्लिक एसिड्स. आपको ऐसे समझना है जैसे आप देखो प्यूरिन का यहां पे डाइजीन रिंग है, यानी लेफ्ट साइड में अगर आप स्लाइड देखो तो लेफ्ट साइड में डाइजीन रिंग है, राइट साइड में इमिडाजोल रिंग. आई होप आई एम करेक्टली स्पीकिंग. तो हाँ, लेफ्ट साइड के अंदर डाइजीन रिंग है, राइट साइड के अंदर इमिडाजोल रिंग है. अगर आप इसको फ्लिप करो, इमिडाजोल रिंग को लेफ्ट साइड में लाओ और डाइजीन रिंग को राइट साइड में लाओ, फिर जो बॉन्ड बनेगा उसी को हम एंटी बोलेंगे. सो एंटी कोई खतरनाक चीज नहीं है, बस बॉन्ड को रोटेट करो. इस तरह बॉन्ड है, इसको फ्लिप करो. यहां तक अभी तक यहां पे डाइजीन रिंग, यहां पे इमिडाजोल रिंग. इसी बॉन्ड को अगर आप जब फ्लिप करोगे तो डाइजीन रिंग जो कि अभी तक लेफ्ट साइड में थी वो राइट साइड में आएगी और इमिडाजोल रिंग जो कि राइट साइड में थी वो लेफ्ट साइड में आएगी. दैट विल बी कॉल्ड एज द एंटी ओरिएंटेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दैट बॉन्ड इज मोर फेवर्ड इन द न्यूक्लिक एसिड्स. तो सिन भी एट टाइम्स होता है. जब हम ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए देखेंगे तब हम देखेंगे कि कुछ जगहों पे सिन भी फेवर किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर एंटी ओरिएंटेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फेवर्ड. I hope this is clear to you. Next point. ये हमने पढ़ा, शुगर्स भी, न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ा ना, न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ेंगे. अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर और एक चीज आएगा. न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा? एक तो आपने पढ़ा कि एक तो नाइट्रोजनस बेस होगा और होगा पेंटोस शुगर. नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलेंगे, जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा. अब अगर इसी न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फोरिक एसिड जोड़ते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, तो वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड. मैं लिख देता हूं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड. देखो जी, हम न्यूक्लियोटाइड को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले जो ऊपर मैंने रिंग डाली है, क्योंकि आप फिर से देख सकते हो ये रिंग जहां मैंने टिक मार्क किया, ये प्यूरिन है कि पिरिमिडिन? दो रिंग इसका बना है, डाइजीन रिंग, इमिडाजोल रिंग, तो प्यूरिन है. कौन सा वाला प्यूरिन है? 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो 6 अमाइनो प्यूरिन इज कॉल्ड एडेनिन. तो यहां पे ये जो है ये एडेनिन है. ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये है एडेनिन. फिर आप देखो एडेनिन किसके साथ जुड़ा है? शुगर के साथ. एडेनिन किसके साथ जुड़ा है? शुगर के साथ. ये है एडेनिन, यहां पे शुगर के साथ जुड़ा है. क्योंकि एडेनिन प्यूरिन है कि पिरिमिडिन? प्यूरिन. अभी मैंने बताया शुगर और प्यूरिन के दरमियान जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है? प्यूरिन का हमेशा नाइट्रोजन 9 इन्वॉल्व होगा और पेंटोस शुगर का हमेशा कार्बन 1, जिसको हम बोलते हैं 1 प्राइम कार्बन इन्वॉल्व होगा. वही हुआ भी है. ये है नाइट्रोजन 9, ये इन्वॉल्व हो चुका है और यहां पे है कार्बन 1 प्राइम कार्बन. शुगर का 1 प्राइम कार्बन और एडेनिन का यानी प्यूरिन का N9 इन्वॉल्व हो चुका है और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें मिला है इधर. लेकिन मुझे बताओ, गेट के अंदर क्वेश्चन आया है, ये गेट के अंदर क्वेश्चन आया कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, क्या ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? क्या ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. अगर आपको
पिछले वाले लेक्चर्स याद है, मैंने आपको बताया था एक नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म के अंदर कि अगर एनोमेरिक कार्बन पे यानी 1 प्राइम कार्बन पे अगर OH बिलो द प्लेन होता है उसको हम अल्फा आइसोमर बोलते हैं, अल्फा फॉर्म कहते हैं। अगर अबो द प्लेन है तब हम बीटा कहते हैं। यहां पे जो OH है वो असल में यहां पे था, जहां पे मैं अभी लिख रहा हूं, असल में OH यहां पे था, फिर वही OH इन्वॉल्व हो चुका है बॉन्ड फॉर्मेशन में। यानी ये जो OH है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया, इसको मैंने टिक मार्क किया, ये OH अबो द प्लेन था एट 1 प्राइम कार्बन। तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हम कहेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज कॉल्ड एज बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां तक तो ये न्यूक्लियोसाइड ही है, क्योंकि एक तो एडेनिन जुड़ा है और एक शुगर जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी तक ये न्यूक्लियोसाइड ही है। लेकिन इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, मान लो सबसे पहले हमने एक फॉस्फेट को जोड़ा, मैं यहां पे हाईलाइट करता हूं, देखो जी, अगर मैं इस फॉस्फेट को जोड़ता हूं, इस फॉस्फेट को जोड़ता हूं, इस फॉस्फेट को हम कहते हैं अल्फा फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं अल्फा फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर आपने एक फॉस्फेट जोड़ा, अगर आपने एक फॉस्फेट जोड़ा तो ये क्या बनेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस कौन है? एडेनिन। सो ये बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है जी। सो यहां पे मैं लिखता हूं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोसाइड के साथ जब हमने जोड़ा एक फॉस्फेट को, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके अंदर क्या क्या है? एक तो है एडिनोसिन प्लस अल्फा फॉस्फेट। एडिनोसिन का मतलब क्या हुआ? एक तो एडेनिन और शुगर, वो क्या लाता है? एडिनोसिन, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड होता है। लेकिन इसके साथ हमने एक फॉस्फेट जोड़ा, एडिनोसिन के साथ हमने जोड़ा अल्फा फॉस्फेट। ठीक है जी। तो ये जो फॉस्फेट है और एडिनोसिन के साथ जो अल्फा फॉस्फेट जुड़ा, ये किस बॉन्ड के साथ जुड़ा? यहां पे जो बॉन्ड है, ठीक है, मैं यहां पे हाईलाइट करता हूं दिस बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। This bond is called as phosphoester bond. Phosphoester bond. फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमेशा न्यूक्लियोसाइड के साथ जब अल्फा फॉस्फेट जुड़ता है, सबसे पहला वाला फॉस्फेट जुड़ता है, उन दो के दरमियान फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है। तो हमें मिला अभी तक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसके अंदर एडिनोसिन के साथ अल्फा फॉस्फेट जुड़ा विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी AMP, इसको हम बोलते हैं AMP भी, मैं लिखता हूं, इसको हम AMP भी बोल सकते हैं। दिस इज AMP। मुझे बताओ AMP के अंदर नेट चार्ज कितनी होगी? अभी आप जो दूसरा फॉस्फेट है और तीसरा फॉस्फेट है उसको इग्नोर करो, उनको बाईपास करो, जैसे है ही नहीं। आप सिर्फ फोकस करो अल्फा फॉस्फेट पे। देखो AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पे नेट चार्ज कितनी होगी? एक, अगर आपको ये दिख रहा है, लेट मी यूज रेड पेन, एक है ये वाला चार्ज, इसके ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज -1 है, और यहां पे भी -1 होता है। जो ये O है ना, जहां पे मैंने -1 लिखा, यहां पे भी -1 होता है। अब आप बताओगे कि फिर -1 दिखाया क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने यहां पे इस O के साथ दूसरा फॉस्फेट जोड़ के रखा है। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप एज्यूम करो कि दूसरा फॉस्फेट है ही नहीं। अगर दूसरा फॉस्फेट ना होता, ये फ्री फॉस्फेट होता जो कि जुड़ चुका है न्यूक्लियोसाइड के साथ, तब इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज होता। क्योंकि मैंने इस स्लाइड के ऊपर दूसरे फॉस्फेट को भी जोड़ के दिखाया है, तो मैंने तभी इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज नहीं दिखाया था। लेकिन आप एज्यूम करो कि ये फ्री फॉस्फेट है, इसके साथ कोई नहीं जुड़ चुका है अभी, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 होगा। ये वाला, ये जो यहां पे मैंने टिक किया, तो यहां पे भी -1 होगा। तो अगर हम AMP की बात करें तो कितनी नेट चार्ज होगी? -2, एक -1 ये और एक ये, तो यहां पे होता है -2 चार्ज। तो AMP पे हमेशा नेट चार्ज कितना रहेगा? -2। अब हम बात करेंगे कि इस AMP के साथ और एक फॉस्फेट जुड़ा। कौन सा फॉस्फेट? ये
ये वाला फॉस्फेट अब जुड़ा। दिस फॉस्फेट इज विच फॉस्फेट? दिस इज बीटा फॉस्फेट, दिस इज बीटा फॉस्फेट। पहले अल्फा फॉस्फेट जुड़ा था। अब मुझे बताओ एएमपी के साथ अब क्या जुड़ा? बीटा फॉस्फेट। एएमपी के साथ जब बीटा फॉस्फेट जुड़ता है, यहां पे मैं दिखाता हूं, एएमपी प्लस बीटा फॉस्फेट। सबसे पहले आपको यह याद रखना कि एएमपी जब बीटा फॉस्फेट के साथ जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है जी, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। आई कैन शो यू लाइक दिस। यहां पे जो है ना ये बॉन्ड, ये है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। पहले न्यूक्लियोसाइड के साथ जब एडिनोसिन के साथ अल्फा फॉस्फेट जुड़ा तो कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। जब एएमपी के साथ और एक फॉस्फेट जुड़ता है बीटा फॉस्फेट, एएमपी बीटा फॉस्फेट के साथ हमेशा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़ता है और फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी होती है देन द फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। डू कीप दिस इन माइंड। तो एएमपी के साथ जब बीटा फॉस्फेट जुड़ता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से। ठीक है जी, जब ये जुड़ा तो व्हाट विल वी गेट? एएमपी प्लस बीटा फॉस्फेट, वी विल गेट एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्योंकि एएमपी ऑलरेडी बन चुका था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके साथ हमने जोड़ा बीटा फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट हुए? 2, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी पे मुझे बताओ कि कितनी नेट चार्ज होगी एडीपी पे। देखो जी, -1 तो इधर है ना पहला, ये लेट मी चेंज द कलर, ये है -1। देखो एक है ना ये -1, दूसरा कौन सा है? दूसरा होगा, क्योंकि अभी आपको जो तीसरा फॉस्फेट है ना गामा फॉस्फेट, उसको अभी बाईपास करना है, एक्सक्लूड करो, जैसे भी वो है ही नहीं। अभी आप फोकस करो सिर्फ अल्फा फॉस्फेट और बीटा फॉस्फेट पे, वही होता है एडीपी। तो इस पे हमें बात करने की कितनी नेट चार्ज होगी। एक तो -1 ये है यहां पे, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो -1 था वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है ना ये -1 ये नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बीटा फॉस्फेट के साथ अब जुड़ चुका है। ये जो माइनस चार्ज था -1 वो खत्म हो चुका है। तो एक तो -1 ये रहेगा इसका, दूसरा -1 ये है। देखो जी, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसी पे ध्यान दो। एक -1 ये, दूसरा -1 ये, हो गए 2 -1। और ये जो है यहां पे भी -1 होगा। क्यों होगा -1? क्योंकि जब ये फॉस्फेट फ्री होगा, जब ये गामा, क्योंकि मैंने अभी गामा फॉस्फेट के साथ इसको जोड़ के दिखाया है। मान लो कि गामा फॉस्फेट अभी है ही नहीं, अगर ना होता गामा फॉस्फेट, फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 चार्ज होता, तो इस -1 चार्ज को भी हम इंक्लूड करते, तो ये भी हो गया -1। तो एक -1, दूसरा -1 और तीसरा -1, टोटल में कितने नेट नेगेटिव चार्जेस हुए? -3। तो एडीपी पे -3 नेट नेगेटिव चार्ज होती है। अब मुझे बताओ, अगर इसी के साथ अब जुड़ता गामा फॉस्फेट, यानी एडीपी के साथ अब और एक फॉस्फेट जुड़ता, ये वाला फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, ये कौन सा फॉस्फेट है? ये है गामा फॉस्फेट, ये है गामा फॉस्फेट। और एडीपी जब गामा फॉस्फेट के साथ जुड़ता है वहां पे भी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है। मैं लिख देता हूं इधर। अब एडीपी प्लस गामा फॉस्फेट, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और बॉन्ड कौन सा होगा इधर? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, यानी एडीपी और गामा फॉस्फेट के अंदर भी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होगा। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ही होता है। तो आपको याद क्या रखना है? जब एएमपी होता है तब एडिनोसिन के साथ जो अल्फा फॉस्फेट जुड़ता है वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ता है। जब एएमपी फिर बीटा फॉस्फेट के साथ जुड़ता है टू फॉर्म द एडीपी, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। जब एडीपी गामा फॉस्फेट के साथ जुड़ के एटीपी बनाता है, वहां पे भी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। तो 3 बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 यानी एटीपी के अंदर 3 बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड और एक फॉस्फो एस्टर। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स आर एनर्जी रिच बॉन्ड्स देन द फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब मुझे बताओ कि एटीपी पे नेट चार्ज क्या रहेगा? वही सेम बात, एडीपी पे कितना है? -3, वो तो आपको समझ में आया। लास्ट वाले गामा फॉस्फेट पे आप फोकस करो, गामा फॉस्फेट पे फोकस करो।
देखो जी, ये -1 तो आएगा, ये -1 तो आएगा, ये -1 भी आएगा। एडीपी पे कितना था? -3। लेकिन अभी हमने एडीपी के अंदर ये -1 चार्ज इंक्लूड किया था, क्योंकि ये फॉस्फेट अब गामा फॉस्फेट के साथ जुड़ चुका है, तो ये -1 वाला चार्ज गायब हो जाएगा। तो आपको ऐसे समझना है कि एक तो ये -1 आएगा, देखो जी, एक तो ये -1 आएगा, हो गए 2, और एक ये -1 आएगा, ये वाला -1। ये जो है, जो मैं इनसर्कल कर रहा हूं, ये -1 अभी आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये बीटा फॉस्फेट पे जो -1 चार्ज था, इसने भी बॉन्ड बनाया है गामा फॉस्फेट के साथ, ये -1 चार्ज नलिफाई हो जाएगा और टोटल नेट चार्ज रहेगा एटीपी के अंदर -4। कौन कौन सा? जहां पे मैं टिक करता हूं वही एटीपी के अंदर चार्ज होंगे। एक है ये, देखो जी, फिर से मैं टिक करता हूं, बोल्ड टिक, -1, दूसरा -1, तीसरा -1 और फोर्थ -1। टोटल में कितने चार्ज? -4। तो एटीपी के अंदर नेट चार्ज कितनी रहती है? -4। एडीपी के अंदर -3, एएमपी के अंदर -1। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो ये है एक एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही आप गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बना सकते हो, बस फर्क ये है कि वहां पे एडेनिन के बदले, इसके बदले होगा गवानिन, तो बनेगा गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर साइटोसिन को यूज किया, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। अगर यूरेसिल को यूज किया, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे तो मैंने एक एग्जांपल लिया, आप बाकी जो है नाइट्रोजन बेसिस को चेंज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली यू विल बी फॉर्मिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। आई होप आपको यह लेक्चर सही ढंग से समझ में आया कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले ये जरूरी था हमारे लिए कि वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है जी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर सही लगा, समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस आपको इतना सा करना होता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि अगर किसी को जरूरत हो तो हो सकता है कि उसको भी फायदा मिले इन वीडियो से। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम डिस्कस करेंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।